आप सभी का स्वागत है विकास भैया क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक भूगोल। सजेशन में से क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उससे पहले हम लोग बात करते थोड़ा सिलेबस का। तो सिलेबस में हम लोग को देखो क्या क्या पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट ए का क्वेश्चन आंसर आएगा, और फिर आप लोग के ज्योग्राफी को 3 पार्ट में बांटा गया। पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, पार्ट बी है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और पार्ट सी है आप लोग का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो पार्ट ए में से आपके जो चैप्टर्स है, भू संतुलन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटेसी, भू आकृति प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और उसी का एक भाग है बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स। फिर तीसरा है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के बारे में जानना है, जो कि हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। जलमंडल के बारे में जानना है, हाइड्रोस्फीयर, वो क्लास जलमंडल थोड़ा कम समझ में आता है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। तो द्वितीय क्रियाकलाप उद्योग, सेकेंडरी एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद टेरिटरी एक्टिविटीज, क्वाटरनरी एक्टिविटीज और एक क्वार्नरी एक्टिविटीज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 5, 6 यहाँ पर भी 4 चैप्टर्स, यहाँ पर भी 4 चैप्टर्स और यहाँ पर भी 4 चैप्टर्स। तो हम लोग को 4 4 ये 12 होगा ना 12 नहीं, यहाँ पे 3 चैप्टर्स है मेनली। यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, भारत की जलवायु, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक आपदाएं और संकट, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, और देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। तो प्रत्येक भाग में से, पहला भाग में से 15 क्वेश्चन, पार्ट बी में से 12 क्वेश्चन और पार्ट सी में से 8 क्वेश्चन, टोटल आपका 35 क्वेश्चन आएगा। अच्छा, तो और 5 क्वेश्चन कहाँ गया, और 5 मार्क्स कहाँ गया, और 5 मार्क्स कहाँ गया, आप लोग अपने स्कूल के ज्योग्राफी के टीचर से पूछिएगा। ठीक है, हम टीचर उचर नहीं है, हमको देख के तो स्टूडेंट नहीं लगते, हम स्टूडेंट है अभी हम। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा ये देखो, तो पार्ट ए में 4 गो चैप्टर था, मान लो 5 ही गो चैप्टर है, क्या कि चैप्टर 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया हुआ है। तो मूवी की तरह दे दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2, पुष्पा पार्ट 1 पुष्पा पार्ट 2। तो ये देखो फंडामेंटल ज्योग्राफी का 2 गो क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का 4। यहाँ पे 2 गो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, तो यहाँ से 6, और ये आएगा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जो कि हम लोग, अच्छा ये सब डिस्कस बाद में किया जाएगा। ठीक है, चलो चलो। तो हम यहाँ पे जूम करते हैं, पहला क्वेश्चन पे जाते हैं, हम समझाते हैं तुम लोग को। मेरे पास टाइम कम है, 4 बजे हमको ट्यूशन पढ़ने जाना है। हाँ, हमको भी ट्यूशन पढ़ना होता है। तो और अभी 3:37 हो रहा है, तो देखते हैं 10 मिनट में कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। कंप्लीट करा देंगे। देखो भू संतुलन की अवधारणा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी मेरा वीडियो है उस पर, तो वो कंप्लीट वीडियो नहीं है, पार्ट 1 ही है, और उसका माने वो ख़त्म ही है लगभग। चैप्टर 1 में 2 ही गो तो है, 2 जन का है, प्राट और एक जन का है, तो उन दोनों का सिद्धांत और एक है, तो वो हम लोग सारा आज हम लोग इसमें जान लेंगे। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें जानेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है भू संतुलन या समस्थिति क्या है। ठीक है, आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है भू संतुलन या समस्थिति क्या है। अगर क्लियर नहीं दिखाई देगा तो आप लोग बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा क्वालिटी 720 कर लीजिएगा, उसमें सही दिखा देगा। तो भू संतुलन या समस्थिति क्या है, व्हाट इज आइसोस्टेसी। तो आइसोस्टेसी जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। आइसो का मतलब होता है स्टेटियस, अच्छा आइसो का मतलब होता है सम, और स्टेटियस का मतलब होता है कि स्थिति, और ये दोनों का मतलब समस्थिति। आइसो का मतलब बराबर, सम, और स्टेसियस का मतलब होता है स्थिति। जो हम लोग स्टेटस सुनते हैं ना, स्टेटस व्हाट्सअप का स्टेटस मतलब आपका स्थिति कैसा है। ठीक है, तो स्टेटस स्थिति, तो आइसो माने बराबर और स्टेटस माने स्थिति। तो बराबर स्थित है हम लोग का पृथ्वी। तो ये जो भू संतुलन या समस्थिति है ये क्या है। तो सबसे पहले 1889 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक डटन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग इस दशा में किया गया जिसके अनुसार भूपटल की विभिन्न खंड जैसी महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, सागर की तली आदि अलग अलग ऊंचाई रखते हुए भी घूमती हुई पृथ्वी पर संतुलित रूप में स्थिर होती है। तो मेरे पास कोई गोल घूमता हुआ चीज़, ये देखो ये है बॉल। ठीक है, अब हम लोग जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं और जो प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेले हैं उनको पता होगा कि बॉल जब स्पिन कराते हैं तो अगर प्लास्टिक बॉल में कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं पे ज़्यादा भारी होता है, इस तरफ क्या हो गया ज़्यादा भारी हो गया है और इस तरफ थोड़ा कम भारी है। तो प्लास्टिक बॉल का बात करें, इसमें तो सारा जगह बराबर ही होता है। तो जब उसको स्पिन कराएंगे, ठीक, तो वो क्या होगा, अंडा जैसा भागने लगता है, ऐसा होता है। तो पृथ्वी भी तो गोल है, ठीक, पृथ्वी गोल है, पर पृथ्वी पर भी कहीं से पहाड़ निकला हुआ है, कहीं से धंसा हुआ है, कहीं पहाड़ है। तो पृथ्वी जब गोल गोल घूमती तो वो भी तो इसके ऐसे ऐसे थोड़ा घूमना चाहिए था,
ठीक है। क्या कि पृथ्वी तो कहीं यहाँ पे पहाड़ निकला है, यहाँ से गड्ढा है, यहाँ पे समुंदर है, तो पृथ्वी को भी घूमती तो इधर उधर थोड़ा टेढ़ियाना होता ना, जैसे प्लास्टिक बॉल। ठीक, तो अगर मान लो इसी को हम लोग यहाँ से हल्का कर दें, तो जब इस फिर यहाँ से एक तरफ से हल्का कर दे, एक तरफ से भारी कर दें, तो जब इसको स्पिन कराएंगे तो ये नहीं होगा, हवा में क्या हो, गोल गोल घूमने लगेगा। तो इसी पृथ्वी भी है, कहीं से ज़्यादा बाहर है, कहीं से अंदर अंदर ढुका हुआ है, इधर से पहाड़ निकला, इधर से थी ढुका हुआ है, तो समुंदर जैसा है, गड्ढा उड्ढा है। तो पृथ्वी को भी क्या होता है, जैसे गोल गोल घूम रही है, तो गोल गोल घूमते घूमते उसको, ये देखो ये कैसे एकदम स्मूथली गोल गोल घूम रहा है। लेकिन अगर हल्का भारी रहता तो ये स्मूथली गोल गोल नहीं घूम पाता, ये थोड़ा इधर उधर घूमता। ठीक है, तो लड़के लोग समझ पा रहे होंगे, समझ ही जाइए आप लोग, अब कितना समझा। ठीक, लेकिन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी डगमगाती नहीं है। ठीक, पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूमती है, डगमाती, पृथ्वी भी ऐसी स्मूथ घूमती है। पृथ्वी पर भी इतना गड्ढा उड्ढा है, इतना पहाड़ वहाड़ है, लेकिन फिर भी पृथ्वी ऐसी इतना स्मूथली कैसे घूम रही है, ये डटन के दिमाग में आया। ठीक है, कब आया था, 1889। ठीक, उससे पहले भी बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, लेकिन डटन सबसे पहले बताया। ठीक, दिमाग में आने से क्या होता है, जो सबसे पहले बताएगा उसी का नाम लिखा जाएगा। तो डटन 1889 में बताया कि ये सब काहे होता है। तो देखो डटन ने क्या देखा कि कहीं पे निकला हुआ है पहाड़, तो कहीं पे धंसा भी तो हुआ है। ठीक, तो ये उभार हुआ है, ये जो पहाड़ निकला हुआ है, इसका बराबरी कौन कर दे रहा है, यहाँ पे जो धंसा हुआ है। ठीक है, ये दोनों का भार मिला के क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जा रहा है। तो ये दोनों स्थिति क्या हो रहा है, पृथ्वी को बराबर भार का कर दे रहे हैं, जिससे कि पृथ्वी ठीक से गोल गोल घूम पा रही है। इधर से पहाड़ निकला हुआ है, यहाँ से गड्ढा हुआ है, तो ये जो यहाँ पे वजन बढ़ गया, तो यहाँ पे गड्ढा होकर वजन कम गया, और क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया, और इसलिए पृथ्वी ठीक से गोल गोल घूम पा रही है, वरना पृथ्वी कांपते हुए गोल गोल घूमती है। ठीक है, तो ये था आइसोस्टेसिस समस्थिति का सिद्धांत, डटन ने 1889। आप लोग को शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, जिससे कि आपको टाइम डेट याद रहे। तो शॉर्ट नोट्स मेरा पॉकेट में तो था, कहाँ गया, एक छोटा सा किताब आप लोग को हम दिखाएंगे। ठीक है, अलग से शॉर्ट वीडियो बना के आप लोग को दिखाएंगे, उसको आप लोग शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे। आगे आते हैं दूसरा, चाप परिवर्तन क्या है। तो ये साइमेटोजेनी, यही हम याद करने की कोशिश कर रहे थे, साइमेटोजेनी। तो जो हम पहला वीडियो बनाया है उसमें तो प्राट और जो भी है, दो आदमी उसका थ्योरी समझा दिए। एक साइमेटोजेनी का सिद्धांत है, छोटा सा सिद्धांत है। ठीक है, तो ज़्यादा उसके बारे में पढ़ना नहीं है, वो समझाना बाकी था। देखो चाप परिवर्तन क्या है। चाप परिवर्तन एक ग्रीक शब्द है। हाँ ठीक है, ग्रीक, जिसका अर्थ होता है लहर या लहरदार। ठीक है, तो स्थलाकृति क्या है, लहरदार जैसी होती है। चाप परिवर्तन वह भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की भूपर्पटी में तरंगों की लहरों जैसी आकृतियां बनती है, जो प्लेट विवर्तनिक और आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न होती है। नहीं ना बुझाया। ठीक है, देखो समझते हैं। तो इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिन करना, हम जो बोलेंगे उसको इमेजिन करना। तो पृथ्वी के अंदर क्या है, लावा है। ठीक, अब लावा के ऊपर जो हमारी चट्टाने हैं, हमारा जो मिट्टी है वो तैर रहा है। तो अंदर का जब लावा में हलचल होता है, तो ये कहना चाह रहे हैं साइमेटोजेनी क्या है, ऊपर का जो चट्टान है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। अब अंदर से लावा इसे इसे हिला, लहर आया उसमें, तो हम लोग का जो ऊपर का चट्टान है वो भी क्या हुआ, लहर जैसा हो गया है। ठीक है, ये ऊपर भी क्या हुआ, उड़ गया है लहर की जैसा। ठीक, ये और कब कब होता है, जब दो प्लेट टकराता है तब होता है, एगो ऊपर उड़ जाता है। या तो जब दो प्लेट टकराता है तो कभी कभी नीचे भी दोनों ही चला जाता है, कभी एक प्लेट ऊपर कभी एक प्लेट नीचे चल जाता है। ठीक है, कभी एक प्लेट इधर जाता है तो कभी एक प्लेट इधर आ रहा होता है। तो ये जो पृथ्वी के ऊपर जो परिवर्तन हो रहा है, ये सब साइमेटोजेनी कहलाता है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर पहाड़ बना। अब पहाड़ बनने के बाद जो ऊपर से चट्टान उट्टान है, लहर जैसा, ऐसे लहर जैसा ऊपर उठ गया, तो ये तो पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ है। अब उसका जो बरसात उरसात हुआ, इसको नुकीला कर दिया, बरसात हो गया, हम लोग का हिमनद हो गया, जो हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे, हिमनद हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या करता है, उसको तोड़ते रहता है और उसको क्या करता है, नुकीला बना देता है। तो ये जो धरती के ऊपर परिवर्तन हो रहे हैं, ये है साइमेटोजेनी। प्लेट
उसके बाद क्या लिखा है, चाप परिवर्तन हुआ भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की भूप्रपत्ति में तरंगों या लहरों जैसी आकृतियां बन जाती है और जो प्लेट विवर्तनिक और आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न होती है। तो ये सब जो लहर जैसी आकृति बन रही है कैसे हो रहा है, दो प्लेट आके टकरा रहा है ऐसे करके बन गया। ठीक है, दो प्लेट आया ऐसे करके बन गया, अंदर चला गया, गड्ढा बन गया। दो प्लेट आया, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे चल गया। तो आगे देखते हैं, सम दबाव तल क्या है। तो व्हाट इज लेवल ऑफ यूनिफॉर्म, इसका नाम, इसका ज्यादातर चलता हुआ नाम ये है कंपेंसेशन, लेवल ऑफ कंपेंसेशन। तो लेवल ऑफ कंपेंसेशन का चीज है, तो हम लोग याद करेंगे किसका, प्राट बाबा को याद करेंगे। प्राट बाबा क्या बोले थे, प्राट बाबा, थोड़ा एक सेकंड, हमको थोड़ा फैक्ट याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है। देखो दो जोन था ना, एगो प्राट था, एगो हाँ एगो जॉन प्राट है, और एक जोन कहाँ गया, दो गो सिद्धांत, हाँ एगो एरी का सिद्धांत था, एरी। ठीक, तो एरी का सिद्धांत है और प्राट का सिद्धांत है। अच्छा हाँ, प्राट क्या बोला था, प्राट ही बोला था। तो देखो प्राट बाबा क्या बोले थे, प्राट बाबा बोले थे कि जो चट्टान है, जो पहाड़ निकला हुआ है, पहाड़ क्या है, वो ऊपर तक निकला हुआ है, ज्यादा ऊपर तक निकला हुआ है, ज्यादा ऊपर तक निकला हुआ है, तो ये इसका घनत्व तो कम है। ये जो पहाड़ है ये हल्का मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये जो पहाड़ है ये हल्का इथी से बना हुआ है, ये हल्का वही तत्व से बना हुआ। और जो जहाँ पर गड्ढा है, जैसे समुंदर के नीचे के अलावा है नहीं, समुंदर के नीचे मिट्टी है, फिर मिट्टी की पतली परत है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है, 4-5 किलोमीटर मोटा। उसके बाद क्या आ जाता है नीचे में, तो नीचे में आता है लावा। तो ये जो समुंदर के नीचे जो गड्ढा में ये जो मिट्टी बना है, ये मिट्टी बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका घनत्व ज़्यादा है, और जो पहाड़ निकला हुआ है इसका घनत्व कम है। और ये सब ये ज़्यादा घनत्व का है, ऊपर तक निकला हुआ है, तो जब ये भार देगा तो इसका जो नीचे में एक ऐसा तल है जहां पर ये सभी बराबर होता है, जिसके नीचे लावा है, ये सभी लावा के ऊपर तैर रहे हैं। तो एक ऐसा तल है जिसकी एक ऐसा लाइन जिसके नीचे सिर्फ लावा है, उसके ऊपर क्या करे, ये सब जमीन तैर रहा है, और सारा जमीन जो पहाड़ ऊपर उठा हुआ है वो भी इतना ही नीचे तक है, और जो जमीन नीचे धंसा हुआ है ये भी इतना ही नीचे तक है। ठीक है, तो ज़्यादा मत समझो, समझ में आया तो ठीक बात है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। देखो पढ़ के बताते हैं, सम यूनिफॉर्म दबाव स्तर। सम दबाव स्तर वह स्थिति है जिसमें सतह के हर बिंदु पर समान दबाव लागू होता है। तो हालांकि तुम लोग को उल्टा दिखाई देगा, तो ये कॉम्पेंसेशन तल का बात किए थे हम ये वीडियो में। ये जो तल है ना, इसी को कॉम्पेंसेशन तल कहा था। देखो ये जो ये चट्टान है ये ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, ये मान लो पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ ऊपर उठा हुआ है। तो ये पहाड़ जब ऊपर उठा हुआ है तो ये भी क्या है, इसका घनत्व तो कम है, और ये नीचे धंसा हुआ है, इसका घनत्व तो ज़्यादा है। ये दोनों का भार बराबर है। ठीक है, ये दोनों का भार बराबर होने से क्या होता है कि ये जितना दबाव डाल रहा है ये भी उतना ही दबाव डाल रहा है, तो ये दोनों क्या है, बराबर, सब बराबर रहता है। इधर नीचे में क्या होता है, लावा, इधर सब बराबर है। इसको कंपनसेशन, द लेवल ऑफ कंपनसेशन कहा जाता है। अब देखो क्या लिखा है, तरल में डूबी वस्तु पर समान दबाव, पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे भावों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धंसे भावों का घनत्व अधिक होगा, तभी उसका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। इस आधार तल को सम दबाव तल, क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के बारे में बात किए। आगे आते हैं, जाए 3 क्वेश्चन में ही तो हो गया 10 मिनट। इसके बाद 4 नंबर, ये भी तो बहुत सारा क्वेश्चन है। जड़ संकल्पना सिद्धांत क्या है। तो जड़ संकल्पना सिद्धांत है, व्हाट इज रूट हाइपोथेसिस। जड़ परिकल्पना भूगोल में आइसोस्टेसिस से संबंधित एक सिद्धांत है जो यह बताती है कि पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे भूपर्पटी की गहराई में एक जड़ होती है जो पर्वतों के भारी भार को संतुलित करती है। यह जड़ गहरे में जाकर कम घनत्व वाले पदार्थों से बनी होती है।
तो ये आता है हम लोग का एरी का सिद्धांत में। तो किसका सिद्धांत में आ रहा है ये नहीं पूछा है, देखो होता क्या है। तो ये डायग्राम देखो, तो ये डायग्राम में जो ये पहाड़ ऊपर में निकला हुआ वही पहाड़ नीचे में जड़ जैसा है। तो ऊपर जितना ऊंचा उठा हुआ है अंदर भी उतना ही नीचा गया हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, जड़ संकल्पना सिद्धांत। तो जड़ परिकल्पना सिद्धांत भूगोल में आइसोस्टेरिस से संबंधित एक सिद्धांत है जो यह बताती है कि पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे भूपर्वतीय गहराई में एक जड़ होती है। तो पर्वतीय क्षेत्र जैसे ऊपर उठा हुआ तो उसका एक जड़ भी है नीचे में, ठीक है, जो पर्वतों के भारी भार को संतुलित करती है। पर्वत ऊपर में ज़्यादा उठा हुआ है तो नीचे में ज़्यादा धंसा हुआ है, ठीक है। यह जड़ गहरे में जाकर कम घनत्व वाले पदार्थ से बनी होती है। ये कौन सा बात हुआ, तो जो भी हुआ ये क्या हो, ऊपर में जितना उठा हो नीचे से उतना ही जड़ निकला हुआ है। और ये बराबर करती है, आप लोग बना के लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, बना के लिख दीजिए एग्जाम में, ठीक। याद रहना चाहिए हम क्या बोले हैं, हम क्या, आप लोग क्या पढ़े हैं वो याद रहना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। अधस्तर क्या है, तो अधस्तर क्या है, सब स्ट्रेटम का अर्थ है किसी सतह के नीचे की आधारभूत परत या परतों का समूह। भूगोल में यह अक्सर पृथ्वी की भूपर्वतीय के नीचे मौजूद परतों को संदर्भित करता है जो भूपर्वतीय को आधार प्रदान करता है। देखो तो पृथ्वी के अंदर जो लावा है, लावा के ऊपर ऐसे नहीं तैर रहा है, लावा पूरा पानी की तरह नहीं है। जो पूरा बीच का लावा है, पृथ्वी का पूरा केंद्र का लावा है, वो तो पूरा एकदम पानी की तरह तरल है। जो उसके ऊपर का लावा है वो उससे थोड़ा गर्म, कम गर्म है, उससे थोड़ा कम गर्म, उससे थोड़ा कम गर्म। तो एक ऐसा जगह है जहाँ पर गुण को गर्म करेंगे तो कैसा हो जाएगा, गुण को ज़्यादा गर्म नहीं किया, बहुत ज़्यादा गर्म किए तो पूरा पानी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कम गर्म किए तो गाढ़ा हो जाएगा ना, ठीक, तो गाढ़ा हो जाएगा, उसमें हाथ फंस जाएगा, तो गर्म गुड़ में हाथ लगाने से जल जाएगा हाथ, तो वो क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा एकदम। तो वैसे गाढ़ा लावा है। गाढ़ा लावा का ऊपर क्या है, हम लोग का जो चट्टान वट्टान है, पृथ्वी उसका ऊपर ऐसे लदा हुआ है, ये गाढ़ा लावा है उसके ऊपर ही। तो ये जो गाढ़ा लावा है जिसके ऊपर हम लोग का पृथ्वी तैर रहा है, ये क्या है, सबस्ट्रेटम है, ठीक है। सबस्ट्रेटम वो हो जब वह परत जिसके ऊपर हमारे भूपर्वतीय, जिसको भूपर्वतीय कहा जाता है, ये जो चट्टान वट्टान वाला हम लोग का जो जगह है जो दिखाई देता है, ये भूपर्वतीय कहा जाता है। भूपर्वतीय जिसके नीचे जो परत मौजूद है, जिसके ऊपर हम लोग का भूपर्वतीय टिका हुआ है, वो क्या है, अधस्तर। हम लोग को बचपन से सिखाया जाता था कि ये जो जमीन है यह शेषनाग के माथे पे स्थिर है। शेषनाग हमारी पृथ्वी को माथे पे रख के उठाए हुए है, ठीक है। तो आज तुम लोग देख लो, शेषनाग नहीं है, कहा है तो सबस्ट्रेटम, इस जगह का नाम क्या है, सबस्ट्रेटम। लावा का गला हुआ पदार्थ लेकिन कम गला हुआ है, ये थोड़ा घना है, बहुत ज्यादा घना है, ये लदा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अधस्तर क्या है, हम अभी अब तो हमको ट्यूशन जाना होगा, 3:55 हो गया है। तो देखो अधस्तर क्या है समझ में आया। तो उसके बाद देखते हैं चाप परिवर्तन को कितने वर्गों में रखा गया है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज इज साइमेटोजेनी। तो साइमेटोजेनी हम क्या बताए थे, ये जो दो प्लेट इधर सारा आक्रमण, ये प्लेट इधर सारा आक्रमण 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 लड़ गया, जाके इधर से उड़ गया, तो इसको बोलते हैं उच्च संवलन। जब दो प्लेट आके आपस में लड़ के ऊपर उड़ जाता है तो उसको बोलते हैं अपवाप, का हुआ, उड़ गया है, ठीक है। उसके बाद जब क्या होता है, ऐसे जाके धंस जाता है, ठीक है, गड्ढा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अवसंवलन, डाउन ड्रॉप, डाउन वाप। और बृहत संवलन, बृहत संवलन क्या होता है, ये उठा फिर इधर भी उठा इधर भी उठा, बहुत ज़्यादा जगह उठ गया है। जैसे हिमालय वाले जो है ना, बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा जब उड़ जाता है, ये तो एक ही को लाइन उठा, फिर पीछे से भी उड़ गया, फिर इधर से भी उड़ गया, मैंने उठ रहा है, ये नीचे नहीं रहता है, ऐसे करके उठा हुआ है, तो उसको बोलेंगे बृहत संवलन, एक बार में बहुत ज़्यादा उड़ गया। तो चाप परिवर्तन जो साइमेटो चाप परिवर्तन, माने चाप के कारण क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चाप हो रहा है, चाप आया और फिर परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये साइमेटोजेनी। तो उत्संवलन क्या है, देखो वही, जब क्षैतिज संचलन, क्षैतिज ये क्षैतिज ये क्षैतिज, दो प्लेट क्षैतिज संचलन के आमने सामने सक्रिय होने पर, ये आमने ये सामने सक्रिय होने पर भूपटल में जुड़ाव हो जाता है, भूपटल जुड़ गया तथा मध्य का भाग अधिक मुराव के कारण, अब ये जुड़ाव हो गया तो मुराव भी हो गया, मुराव के कारण गुंबद के आकार में ऊपर उड़ता है, इसे गुंबद के आकार में ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। इसे चट्टाना होता है, इसे उड़ गया है, ठीक। तो ये जो ऊपर उड़ गया है उसको उत्सवलन कहते हैं। अवसंवलन का है, तो जब क्षैतिज संचलन के आमने सामने कार्य करने पर चट्टानों के ऊपरी स्तर की ओर ऊपर की ओर न मुड़कर नीचे की ओर मुड़ जाती है,
तो इस क्रिया को अवसंवलन कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद बृहत संवलन, जब संवलन कम सक्रिय होता है और चट्टानों का झुकाव सीमित रूप से होता है तो उसे साधारण संवलन कहते हैं। परंतु जब संवलन बड़े पैमाने पर विस्तृत हो जाता है, इधर भी उठा, इधर भी उठा, इधर भी उठा, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया उठ गया है, तो उसको बृहत संवलन कहते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन तो बेकार ही लिखा है। जब संवलन बड़े पैमाने पर विस्तृत होने लगता है तो उसे बृहत संवलन कहते हैं। ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना काफ़ी होता है। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं, फिर से आते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल में देखो क्या पूछा है, विश्व के 2 साइमेटोजेनी का नाम लिखो। तो साइमेटोजेनी मैंने क्या हुआ भैया, तो साइमेटोजेनी मैंने हुआ कुछ तो होगा ना। तो साइमेटोजेनी जो बोले थे कि क्या होगा, उठेगा, अरे कुछ हो रहा है, चलो तो हाईलाइट को हटाते हैं हम। तो विश्व के 2 साइमेटोजेनी का नाम लिखो। साइमेटोजेनी हम बताए थे कि जो प्लेट संचरण द्वारा पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, जो भी उबड़ खाबड़ होगा, फिर हवा हुआ चलेगा तो वो हटेगा। तो प्लेट जब टकराया तो ऐसा 2 जगह का नाम लिखना है जिससे कि बना है। विश्व के 2 साइमेटोजेनिक के नाम लिखो। तो एक तो हमारे हिमालय का पर्वत श्रृंखला इसी बना है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला क्षेत्र इसी बना है। ठीक है, तो विश्व के साइमेटोजेनी के 2 उदाहरण तो हम लोग का भारत का ही हो जाएगा, हिमालय वाला क्षेत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला क्षेत्र। ठीक है, उसका खगोलीय विधि क्या है, खगोलीय विधि काची है, तो खगोलीय विधि ये सब दूसरा चैप्टर का है, इसमें का तो देखते हैं क्या है। खगोलीय विधि का उपयोग पृथ्वी की आकृति, आकार और उसकी सतह की सटीक माप के लिए किया जाता है। इसमें खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्थिति और गति का अध्ययन किया जाता है। इससे लंबवत दिशा का निर्धारण साहुल की सहायता से किया जाता है। तो खगोलीय विधि क्या है, इसका उपयोग पृथ्वी की आकृति, आकार और उसकी सतह की सटीक माप के लिए किया जाता है। तो खगोलीय विधि कुछ मैप का ही एक तरीका है, पृथ्वी की मैपिंग करने का। मैपिंग मैंने पृथ्वी के कई सारे हिस्सों का चित्र बनाने का ही तरीका है। मैप मैंने तो आप लोग को पता ही है। तो वो एक तरीका है जिससे पृथ्वी की आकृति, आकार और उसकी सहायता की सटीक माप के लिए किया जाता है। इसमें खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्थिति की गति का अध्ययन किया जाता है, और उन सब की स्थिति का पता लगा के हम लोग को पता चलता है कि हम लोग यहाँ पर है। ठीक है, वो सब हमसे कितनी दूर है, वो सब हमसे कितनी दूर है, तो हम लोग पता लगाते हैं कि हम कहाँ पर है पूरी दुनिया में। हम लोग का जो महाविश्व है वो तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो खगोलीय विधि में दूसरे ग्रहों की स्थिति को देखते हैं और उनसे हम लोग अपना दूरी मापते हैं, यहाँ से इतना डिग्री, यहाँ से इतना डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे हैं, और फिर उसको मैप में बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो प्लवन सिद्धांत क्या है, तो तैराव के नियम के अनुसार कोई वस्तु तब तैरती है जब वो अपने द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर भार को संतुलित करती है। तो ये 8 क्लास के साइंस किताब में दिया था आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत में क्या था, किसी भी चीज को तरल में डुबाएंगे तो वो या तो तैरेगा या तो डूब जाएगा। अब आर्किमिडीज सोचा कि ऐसा क्या होता है, ये तैरता है, काहे डूब जाता है। तो फिर बाद में वो जब ध्यान से देखा, बड़ा ध्यान से देख रहा है, ये चीज़ काहे तैर रहा है, ये चीज़ काहे डूब रहा है, ये चीज़ काहे तैर रहा है, ये चीज़ काहे डूब रहा है। बहुत दिन तक, सालों तक जब वो ध्यान से देखा तब उसको समझ में आया कि ये चीज़ क्या कर रहा है। आप लोग को तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी पानी में चीज़ फेंके तो जो वो चीज़, वो इतना बड़ा चीज़ है, वो इतना पानी हटाएगा। ये पानी का वजन इससे अगर ज़्यादा है, ठीक है, ये पानी का वजन इससे ज़्यादा है तो ये तैरने लगेगा। ठीक है, ये जितना पानी हटा रहा है उतना पानी का वजन इससे ज़्यादा रहेगा तो ये तैरने लगेगा। अगर पानी का वजन कम है, इतना बड़ा चीज़ है, जैसे लोहा ले लिए, इतना लोहा इतना पानी, और ये इतना पानी हटाएगा तो लोहा का वजन तो इसी ज़्यादा होगा, तो जब वो लोहा पानी में रखेंगे तो लोहा डूब जाएगा। तो तैराव का नियम बड़ा आसान है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जैसे कि जल में तैरता हुआ लकड़ी या बर्फ़ का टुकड़ा जितना पानी को हटा रहा है उसका वजन का बराबर है। ठीक है, सोला, इतना बड़ा सोला रखेंगे, सोला क्या करता है, थोड़ा सा पानी को ही हटाता है, लेकिन सोला बहुत हल्का होता है, वो जितना पानी को हटाता है उतना उसका वजन होता है। ठीक है, कोई भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उत्प्लावन का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ब्यूयंस। तो जब कोई वस्तु तरल में डूब जाती है, तो तरल द्वारा उस वस्तु पर एक ऊपर की ओर बल लगाया जाता है,
यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर आप लोग नहाए होंगे स्विमिंग पूल में, गंगा जी में, नदी वदी तालाब वाला में अगर आप लोग नहाए होंगे तो आप लोग को पता होगा जब आप लोग डुबकी मारते हैं गंगा जी में, ठीक, तो आप लोग जितना भी कोशिश करिए आप लोग नीचे बैठ ही नहीं पाएगा, बैठ पाते हैं, डुबकी लगा रहने पाते हैं। एक ऐसा शक्ति जो कि आपके ऊपर लगता है और वो आपको ऊपर क्यों ढकेलता है, ठीक है, वही शक्ति का बात किया जा रहा है। ये क्या है? उत्प्लावन का सिद्धांत। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ बियॉन्स? तो ये बियॉन्स का सिद्धांत है, उत्प्लावन का सिद्धांत है। हम लोग जब डुबकी लगाते हैं तो हम लोग को गंगा जो पानी है ऊपर की ओर धक्का मारता है, ठीक है, ऊपर की ओर ढकेलता है। तो नीचे कुछ हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग दोस्त लोग नहाने जाते हैं तो 3-4 गो, तो वो लोग बोलता है कि कौन ज़्यादा देर तक डुबकी लगा के रखता है, ठीक है। तो हम अपने दोस्त के साथ लगाए थे, तो पहले तो साथ में डुबकी मारे, मैंने 3 दुए गिने, हम डुबकी नहीं मारे, दोनों साथ में थे। तो बोले ठीक है, जो ज़्यादा देर तक डुबकी मार के रखेगा वो क्या होगा? विजेता होगा। तो हम क्या किए, गिने 3, 2, 1, हम बस इतना सही किए और वो पूरा डुबकी मार लिया, अंदर चला गया और हम डुबकी मारे ही नहीं, ठीक है। और फिर थोड़ा समय हो गया, हमको लगा कि अब ये उठने वाला होगा, तो हम उससे पहले ही डुबकी लगा लिए, ठीक है। अभी थोड़ा देर में उठा, अब उसके बाद जैसे वो उठा उसके बाद हम उठ गए, तो बस हम जीत गए। और कुछ शर्त वर्त रखा हुआ तो हम जीत गए थे। तो बहुत पुराना बात है, हम जब हम क्लास 10 में होंगे तब का बात है, ठीक है। तो ऐसे तो जो उसके अंदर डुबकी लगाना जो होता है वो आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत जन करता है। तो वो जो हमारे ऊपर सिद्धांत लग रहा है, वो जो ताकत लग रहा है, उसको उत्प्लावन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद घनत्व से संबंधित प्रैट ने सबसे पहले कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? घनत्व से संबंधित, तो घनत्व से संबंधित प्रैट ने सबसे पहले कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो प्रैट द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत डेंसिटी डिपेंडेंस थ्योरी था, जिसे प्रैट्स डेंसिटी थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का घनत्व, डेंसिटी, उसके आकार, संरचना और सामग्री के आधार पर निर्धारित होता है। यह सिद्धांत जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां यह इस बात की व्याख्या करता है कि कैसे विभिन्न घनत्वों वाले जीवों की संख्या, आबादियां पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखती है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया। प्रैट द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत क्या था? डेंसिटी डिपेंडेंस थ्योरी, ठीक है। इसे प्रैट्स का डेंसिटी थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का घनत्व, किसी भी वस्तु का घनत्व, वो वस्तु कितना गाढ़ा है, तो वो किसी भी वस्तु का घनत्व उसकी आकार, संरचना और सामग्री के आधार पर निर्धारित होता है। यह सिद्धांत जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां यह इस बात की व्याख्या करता है कैसे विभिन्न घनत्व वाले जीवों की संख्या, आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखती है। तो ये शायद गलत उत्तर लिख दिया है विजय के सजेशन में, क्या पता ये समझ में नहीं आ रहा। तो प्राट का घनत्व वाला सिद्धांत क्या था? प्राट का घनत्व, इसको हटाओ, प्राट का घनत्व वाला सिद्धांत क्या था? घनत्व, तो जो ज़्यादा घनत्व, जो पृथ्वी की ज़्यादा ऊपर तक उठा हुआ है उसका घनत्व कम है, ठीक है, इसलिए वो ऊपर तक है। और जो पृथ्वी के नीचे धंसा हुआ है, वो जो भूभाग है, उसका घनत्व ज़्यादा है। ये वाला लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ये पता काली किया, हटाओ इसको। जीव कहाँ से आ जाएगा घनत्व के सिद्धांत में? जीवों की संख्या, आबादी और परिस्थिति तंत्र में संतुलन बनाए रखती है। कुछ होगा, मान लेते सही भी लिखा हो, तो समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा जो हम बताए वो कर लेना। प्रैट के अनुसार ऊंचाई और घनत्व के बीच क्या संबंध है? प्रैट के अनुसार ऐसा हो सकता है कि वो वाला सही था, ठीक है, लेकिन प्रैट के अनुसार ऊंचाई और घनत्व के बीच क्या संबंध है? प्रैट के अनुसार तो वही वाला जो अभी बताएं, अगर ज़्यादा ऊंचाई है तो डेंसिटी कम होगा, और उल्टा संबंध है, विलोम अनुपात है। अगर ऊंचाई कम है, गहराई ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं इधर, ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 15 नंबर, तो 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर तो 17, 16 पे आते हैं इधर, अरे इधर नहीं, तो जॉन हेनरी प्रैट द्वारा प्रतिपादित समस्थितिकी अवधारणा को समझाइए। तो समस्थितिकी अवधारणा जॉन हेनरी प्रैट ने समस्थितिकी की अवधारणा क्या दी थी? तो आइसोस्टेसी का सिद्धांत जॉन हेनरी प्रैट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार
पृथ्वी की भूपर्पटी एक तरल पदार्थ की तरह तैरती है। तो ये तो समझ में आ रहा हो, पृथ्वी का जो भूपर्पटी है वो तरल पदार्थ के ऊपर एक तैरती है, ठीक है, तैर रही है, इसे इसे तैर रही है, ठीक है, आंसर बन गया है। हाँ, ठीक है, तैरती है, एक तरल पदार्थ की तरह तैरती है, जैसे बर्फ पानी में तैरती है, वैसी जैसे पानी के ऊपर बर्फ तैरता है वैसी हम लोग का जो जमीन है वो लावा के ऊपर तैर रहा है। खतरनाक है ना। तो प्लेट का मानना था कि पृथ्वी की भूप्रकृति अपने अंदर दबाव के आधार पर पृथ्वी की मेंटल में डूबती या ऊपर उठती है। तो जब इसके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ये नीचे डूब जाती है, ठीक है, और जब इसके ऊपर से दबाव हट जाता है तो ये ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक, अधिक घनत्व वाली भूप्रकृति अधिक गहराई में डूबती है, जबकि कम घनत्व वाली भूप्रकृति ऊंची रहती है। तो यही सिद्धांत है, आसान सा सिद्धांत है, ये तो याद होना चाहिए। आइसोस्टेसी के संदर्भ में हाइड्रोस्टैटिक संतुलन की अवधारणा को समझाइए। तो क्या दिया, आइसोस्टेसी के संदर्भ में हाइड्रोस्टैटिक संतुलन की अवधारणा को समझाइए। तो हाइड्रो माने पानी का कुछ बात हो गया, यहाँ पे देखते हैं क्या है। हाइड्रोस्टैटिक संतुलन और आइसोस्टेसी का सिद्धांत पृथ्वी की भूतल संरचना से संबंधित है। हाइड्रोस्टैटिक संतुलन और आइसोस्टेसी का सिद्धांत पृथ्वी की भूतल संरचना से संबंधित है। पृथ्वी का जो जमीन है वो कैसे बना हुआ है इससे संबंधित है ये दोनों सिद्धांत। इसके बाद देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक संतुलन का मतलब है कि किसी ठोस वस्तु, हाइड्रोस्टैटिक संतुलन का मतलब है किसी ठोस वस्तु जैसे पृथ्वी की क्रस्ट, जैसे पृथ्वी की क्रस्ट, जैसे पृथ्वी क्रस्ट क्या है, जो ऊपर का ये जो चट्टान वाला भाग है ना मिट्टी वाला, इसी को क्रस्ट कहा जाता है ज्योग्राफी की भाषा में। ठीक, तो क्रस्ट के भीतर दबाव एक स्थिर अवस्था में होता है। हाइड्रोस्टैटिक संतुलन का मतलब है कि किसी वस्तु, ठोस वस्तु के भीतर दबाव एक स्थिर अवस्था में होता है, जिससे कि उस पर कोई अतिरिक्त दबाव या तनाव उत्पन्न नहीं होता। जब किसी क्षेत्र में अधिक भार आता है तो क्रस्ट उस स्थान पर डूब जाता है, जब भार कम होता है तो वह ऊपर उठ जाता है, जिससे संतुलन बना रहता है। हाइड्रोस्टैटिक संतुलन यही था। तो देखो क्या होता है, जैसे ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन के ऊपर क्या है, पानी, पानी नहीं है, इस जमीन के ऊपर बर्फ है, ठीक है, इसका ऊपर बर्फ जम गया है, तो बर्फ का वजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये डूब जाएगा ना अंदर, ठीक है, ये इतना ऊपर लेवल में था, जब इसके ऊपर बर्फ जम गया इतना तो ये थोड़ा अंदर डूब जाएगा। यहाँ पे लावा है, ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे लावा है, तो ये डूब जाएगा, ठीक है, डूब गया। फिर जब ये बर्फ पिघल गया पानी जैसा तो ये फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर बर्फ जमेगा तो फिर डूब जाएगा, फिर पिघलेगा तो फिर उठ जाएगा। तो ये हाइड्रोस्टैटिक संतुलन है, ठीक है। जैसे एक लड़का आया बोला कि मेरा फोन पानी पर तैरता है, ठीक, हम बोले भाई कैसे तैरता है पानी के ऊपर, फोन कैसे तैरेगा, फोन तो डूब जाएगा, तैरा के दिखाओ। तो कहा कि यार 16 लिया, 16 के ऊपर फोन रख दिया, बोले देखिए सर तैर रहा है। बोले भाई इधर से, तो इधर अभी कौन सा ये 16, पहले 16 को रखेंगे पानी पर तो 16 क्या होगा, आराम से तैरेगा, वो बहुत नीचे नहीं डूबा होगा। लेकिन 16 के ऊपर फोन रख देंगे तो जो 16 है, 16 तो थोड़ा सा नीचे जाएगा ना, 16 थोड़ा सा अंदर जाएगा पानी के, फिर 16 के ऊपर से फोन हटा देंगे, दबाव कम हुआ तो वो फिर ऊपर की ओर आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसा ही होता है। हाइड्रोस्टैटिक संतुलन क्या होता है, उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जब दबाव बढ़ता है तो वो थोड़ा नीचे चल जाता है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, और जब उसके ऊपर से दबाव हटता है तो वो ऊपर चलता है। यही है हाइड्रोस्टैटिक संतुलन। तो आशा है कि समझ में आया होगा। फिर से एक लाइन को दोहराते हैं, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आइंस्टाइन का बात है कि इमेजिन करो, ज्योग्राफी पूरा इमेजिनेशन का ही चैप्टर है। इमेजिनेशन जितना अच्छा बना पाओगे दिमाग में, जितना अच्छा चित्र बना पाओगे, जितना अच्छा समझ पाओगे उतना अच्छा। सिर्फ यही नहीं, सारा चैप्टर में वही है, इमेजिनेशन का खेल है। मैथ छोड़ के, मैथ में इमेजिनेशन क्या है, मैथ तुम लोग का है भी नहीं, ठीक है। तो आइसोस्टेसी के दो मुख्य मॉडल क्या है, व्हाट आर टू मेन मॉडल्स ऑफ आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी के दो मुख्य मॉडल जो है वो एरी का मॉडल है और प्राट का मॉडल है, ठीक है। अब उनमें कुछ कुछ बता देते हैं, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इस मॉडल के अनुसार पृथ्वी की क्रस्ट में हर स्थान पर समान रूप से गहरी परतें होती है, और जब किसी क्षेत्र में भार बढ़ता है तो वह क्षेत्र अधिक गहराई में डूब जाता है। तो एरी क्या बोला था, जो भूभाग ऊपर की ओर जितना उठा हुआ है वो भूभाग उतना ही पृथ्वी के भीतर भी धंसा हुआ है, उसके ऊपर बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। प्राट का मॉडल क्या बोलता है, इस मॉडल के अनुसार पृथ्वी की क्रस्ट में विभिन्न प्रकार की घनत्व वाली परतें होती है। जब किसी क्षेत्र में भार बढ़ता है तो उस क्षेत्र में क्रस्ट की ऊंचाई कम हो जाती है, क्रस्ट की ऊंचाई कम हो जाती है।
तो ये तो ठीक से नहीं लिखा है, एकदम छोटा करने के चक्कर में कुछ भी लिख दिया है। तो प्रॉट का मॉडल क्या है कि पृथ्वी का ऊपर विभिन्न घनत्व वाली वस्तुएं हैं, ठीक है। जो घनत्व जिसका घनत्व कम है वो थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है, जिसका घनत्व ज़्यादा वो नीचे की ओर धंसा हुआ है। लेकिन वो एक का वहाँ पे एक लाइन बताए थे ना, जो भी लाइन बताए थे लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन, सभी नीचे में क्या है, लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन में बराबर है। तो ये भी लिख देंगे तो चलेगा। प्रॉट का मॉडल आप लोग जितना अच्छा से लिख पाएंगे उतना बढ़िया है, जितना छोटा लिख पाएंगे। यहाँ पे 2 मॉडल लिखना है और मार्क्स 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन ही है सब, ठीक है। समय स्थिति की प्राट परिकल्पना का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए समस्थितिकी की प्राट परिकल्पना। तो प्राट का जो सिद्धांत था उसके बारे में बताना है। तो प्राट परिकल्पना आइसोस्टेसी का एक मॉडल है, हाँ मॉडल है, जो यह मानता है कि पृथ्वी की क्रस्ट की विभिन्न क्षेत्रों में घनत्व अलग अलग होती है। हाँ तो प्राट ठीक मान रहा है, पृथ्वी का घनत्व अलग अलग जगह में अलग अलग घनत्व होता है। इसके अनुसार जब किसी क्षेत्र में भार बढ़ता है तो उस क्षेत्र की क्रस्ट की ऊंचाई कम हो जाती है, जब किसी क्षेत्र का भार बढ़ता है तो वो नीचे की ओर डूब जाता है, ठीक है, डूब जाता है। और जब उस क्षेत्र के क्रस्ट की ऊंचाई कम हो जाती है लेकिन उसकी घनत्व बढ़ जाती है। इसी तरह जब भार कम होता है तो क्रस्ट की ऊंचाई बढ़ जाती है और घनत्व कम घट जाती है। तो प्रेड की परिकल्पना यह मानते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट में घनत्व में भिन्नता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में आइसोस्टेसिस संतुलन स्थापित होता है, ठीक है। ये सब घनत्व अलग अलग है, यहाँ का घनत्व ज़्यादा है तो ये नीचे धंसा हुआ है, ये घनत्व कम है तो ये ऊपर उठा हुआ है। अब पृथ्वी का बैलेंस इसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पृथ्वी तेजी लटर पटर में अलग तरीके से घूमती। तो इसके बाद अवरी आते हैं नीचे और नीचे और इधर 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 इधर। तो अब देखते हैं इधर समय स्थिति की एरी परिकल्पना का वर्णन करें। समय स्थिति की एरी, तो एरी का सिद्धांत को बताना है समय स्थिति की। तो आइसोस्टेसी वाला, तो एरी क्या बोला था, एरी परिकल्पना आइसोस्टेसी का एक मॉडल है जो यह मानता है कि पृथ्वी की क्रस्ट का वजन, पृथ्वी का जो ऊपर का परत है क्रस्ट का वजन समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से वितरित होता है। और क्रस्ट की ऊंचाई भिन्नता उसके भीतर की गहराई पर निर्भर करती है। तो कौन सा चीज कितना गहरा गया है, वो जितना गहरा गया ऊपर में उतना ही ऊंचा है, ठीक है। ये जितना कम गहरा होगा ऊपर में इतना, ठीक है, नीचे में कम गहरा है, मान लो ये बीच वाला जगह है, ये जो कानी उंगली है ये हमारा मिट्टी है। अगर ये ज़्यादा नीचे गया तो ऊपर जाएगा, और ठीक है। तो यही है एरी वाला सिद्धांत, आप लोगों को पता ही है, लिख दीजिएगा थोड़ा। जबकि क्रस्ट का कुल मोटाई समान रहता है, उस क्षेत्र का क्रस्ट गहरे में डूब जाती है। तो जो समझ में आएगा लिख दीजिएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समस्थितिकी पर्वत श्रृंखलाओं के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करती है। समस्थितिकी पर्वत श्रृंखलाओं की अस्तित्व की व्याख्या कैसे करती है। तो आइसोस्टेसी में पर्वत श्रृंखलाओं की अस्तित्व, पर्वत श्रृंखला है, इसकी व्याख्या कैसे की गई है देखते हैं। भू संतुलन प्रतिक्षेप के सिद्धांत के अनुसार पर्वत श्रृंखलाओं का अस्तित्व पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच संतुलन की प्रक्रिया के कारण होता है। तो फिर से पढ़ते हैं, भू संतुलन प्रतिक्षेप के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर्वत श्रृंखलाओं का अस्तित्व पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच संतुलन की प्रक्रिया के कारण होता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है तो एक प्लेट ऊपर उठती है और दूसरी प्लेट नीचे जाती है, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। अच्छा तो बस हो गया, क्या है कहा समस्थिति की पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व की व्याख्या कैसे, मैंने पर्वत श्रृंखला कैसे बनती है। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो एक प्लेट ऊपर जाती है एक प्लेट नीचे जाती है, इससे पर्वत श्रृंखला बन जाती है, हो गया बस। तो इसके बाद 22 नंबर, भू संतुलन प्रतिक्षेप क्या है। भू संतुलन प्रतिक्षेप क्या है, भू संतुलन प्रतिक्षेप अभी जो पढ़े ना, यहाँ भू संतुलन प्रतिक्षेप का सिद्धांत वही पूछ रहा है, भू संतुलन प्रतिक्षेप क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी की क्रस्ट धीरे धीरे अपने सामान्य स्तर पर वापस लौटती है जब उस पर से भार हट जाता है। यह घटना तब होती है जब भारी बर्फ की चादर या अन्य भार जैसे हिमनद किसी क्षेत्र पर से पिघल कर हट जाते हैं तो उस क्षेत्र की क्रस्ट ऊंची उठने लगती है। यह प्रक्रिया क्रस्ट के दबाव और संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए तैयार होती है। यह काफ़ी धीमी गति से होती है, जैसे कि स्कैंडिनेविया में बर्फ के पिघलने के बाद ऊंचाई में वृद्धि। तो भू संतुलन प्रतिक्षेप क्या है, किसी चीज़ के ऊपर क्या था, बर्फ जमा हुआ था, बहुत भारी चीज़ था, लेकिन वो अब हट गया तो ये जो मिट्टी ये ऊपर की ओर उठने लगेगा। अब ये बहुत धीरे धीरे पिघला तो ये बहुत धीरे धीरे उठेगा,
ठीक है। तो बस यही सब है भू संतुलन प्रतिक्षेप, सारा एक ही क्वेश्चन है। तो अभी बहुत सारा है, आप लोग कुछ चाय वाय पी के आ जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, जाके चाय वाय पी के आइए। तब तक यहाँ पे फ़ोन आ रहा है, फ़ोन काट दे कि फ़ोन उठा ले, छोड़ो बजने दो, रिंग 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 रिंग। तो आगे देखो, समस्थितिकी में क्रिस्टल घनत्व क्या भूमिका निभाता है। समस्थिति में क्रिस्टल का घनत्व, जो हम लोग का जो क्रस्ट है, क्रस्ट का घनत्व क्या भूमिका निभाता है। तो वही तो मेन भूमिका निभाता है। ज़्यादा घनत्व है तो वो नीचे चला आता है, कम घनत्व है तो ऊपर चला आता है, इसी से तो बैलेंस बना रहता है। तो भूपटल घनत्व भू संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह पृथ्वी के भूपटल के संतुलन को निर्धारित करती है। जब किसी क्षेत्र पर भार बढ़ता है तो उस क्षेत्र की भूपटल डूबने लगती है, और इसका डूबना उस क्षेत्र की क्रिस्टल घनत्व पर निर्भर करता है। भूपटल घनत्व वाली पटल कम डूबेगी, जबकि कम घनत्व वाली भूपटल अधिक डूबेगी। इसलिए भूपटल घनत्व भिन्नता पृथ्वी के पटल के भिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई और गहराई में अंतर उत्पन्न करती है, जिससे भू संतुलन स्थापित होता है। तो आइसोस्टेसी देखते हैं अब। तो ये क्या था, वो समझ से लिख देना जो भी, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसका ही भाषा लिखना है, अपनी भाषा लिख सकते हैं, आप लोग तो समझदार हो ही। आइसोस्टेसी एक बड़ी बर्फ की चादर के नीचे परत के डूबने के कारण कैसे बनती है। ये का क्वेश्चन है। आइसोस्टेसी एक बड़ी बर्फ की चादर के नीचे परत के डूबने के कारण कैसे बनती है। तो मैंने बोल रहा है कि जब बर्फ की चादर के नीचे परत के डूबने के कारण कैसे बनती है। मान लो बर्फ की चादर पिघल गई, तो आइसोस्टेसी माने संतुलन कैसे मैच होगा। तो भू संतुलन के सिद्धांत के अनुसार जब किसी क्षेत्र में बड़ा बर्फीला आवरण बनता है तो उसका भारी वजन पृथ्वी क्रस्ट पर दबाव डालता है। अच्छा, आइसोस्टेसी एक बड़ी बर्फ की चादर के नीचे परत के डूबने के कारण कैसे बनती है। तो बड़ा बर्फ जम गया है तो उसके नीचे का जो जगह था वो नीचे डूब गया, ठीक है, लावा में डूब गया। तो ये का कारण क्या होगा, यह बर्फ क्या होगा, भारी होता है। जब इस पे ज़्यादा दबाव डालेगा तो ये इस पे दबाव डालेगा, ये दबाव डालेगा तो ये चल जाएगा कहाँ, लावा में चल जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछना है क्या है, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। हटने से बाद क्रस्ट धीरे धीरे अपनी स्थिति में वापस लौटती है, जिससे भू संतुलन प्रतिक्षेप कहा जाता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब बर्फीले आवरण का वजन समाप्त हो जाता है। तो यही जब बनता है तो अंदर चला जाता है, जब बर्फ पिघलता है तो फिर ऊपर चला जाता है, बात खत्म। और क्या, ये सब बच्चा वाला चीज़ पढ़ा रहा है। चलो ऊपर जाते हैं। ऊपर कहाँ था, 20 यहाँ तक पढ़े। तो ये मेरा कर्सर कहाँ गया, कर्सर इधर है। चलो यहाँ से देखते हैं 25 नंबर क्या दिया है। आइसोस्टैटिक संतुलन शब्द की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द टर्म आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। आइसोस्टैटिक संतुलन का अर्थ है पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल के बीच संतुलन की स्थिति। इस संतुलन के अनुसार जब किसी क्षेत्र पर अतिरिक्त भार जैसे बर्फ या पर्वत डाला जाता है तो वह क्षेत्र नीचे की ओर चला जाता है। तो बस यही सब है, सारा वही एक ही आंसर है, ठीक है। तो आइसोस्टेटिक क्या है, पृथ्वी क्रस्ट और मेंटल के बीच एक संतुलन की स्थिति। इस संतुलन के अनुसार जब किसी क्षेत्र पर अतिरिक्त भार पड़ता है, बर्फ या पर्वत दबाव डालता है तो यह नीचे की ओर धंस जाता है। जब भार हटता है तो यह फिर ऊपर की ओर उड़ जाता है, ठीक है। इस तरह पृथ्वी की पटल मेंटल के बीच संतुलन बनाए रखती है। और यह हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 3 मार्क्स का। खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी और पढ़ना है। 3 मार्क्स है, फिर 5 मार्क्स है। वाह 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 वाह। चैप्टर 1 खत्म करना है, तुम लोग का माथा खराब हो रहा है, तो आगे क्या होगा हम लोग, मुझको नहीं पता तुम लोग का माथा खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ 40 मिनट से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा माथा खराब हो गया होगा। भू संतुलन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। यहाँ पर भी 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन दिया रहेगा वही तो 3 मार्क्स में दिया रहेगा, अलग से क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, ठीक है। तो भू संतुलन से ये हम ज्यादा बताएंगे नहीं, ठीक है। तो भू संतुलन से संबंधित एरी और प्राट के सिद्धांतों का तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। तो तुलनात्मक व्याख्या करना है, ठीक है, कि दोनों का क्या क्या सेम है। तो दोनों ठीक बोल रहा है कि नीचे दोनों क्या है, दोनों ऐसा बात बोल रहा है कि हाँ ये भी तैर रहा है, ये भी मैंने देखो प्राट यहाँ पे अच्छा फोटो देखिए चल रहा है। प्राट भी क्या बोल रहा है, सब जमीन क्या है, लावा के ऊपर तैर रहा है। एरी भी क्या बोल रहा है, सब जमीन लावा के ऊपर तैर रहा है। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना, अच्छा हम पढ़ ही देते हैं। भू संतुलन से संबंधित एरी और प्राट का तुलनात्मक संबंध। तो ये तो हेडिंग देना है आप लोग एग्जाम में, फिर उसको अंडरलाइन भी करना है पेंसिल से। एरी और प्राट के मतों का विचार करते हुए बॉबी ने बताया है कि यद्यपि प्राट प्रत्यक्ष रूप से तैराव के नियम पर विश्वास नहीं करते,
प्राट प्रत्यक्ष रूप से तैराव के नियम पर विश्वास नहीं करते, फिर भी उसके मत में तैराव के नियम तथा जड़ निर्माण के विचार की झलक देखी जाती है। इसके अतिरिक्त उसने यह भी बताया कि दोनों के विचार एक समान प्रतीत होते हैं, यद्यपि उनमें पूर्ण एकता नहीं बल्कि समानता है। तो ये दोनों का तो विचार एक ही जैसा है ही। कौन बताया? वो भी बताया, आपको भी पता है दोनों का विवाह, दोनों का जो है एक ही जैसा है। तो वो भी कहा है, अपना नाम लिख देना, ठीक है, मेरा नाम लिख देना कि भू संतुलन से संबंधित एरी और प्राट का तुलनात्मक अध्ययन। एरी और प्राट के मतों का विचार करते हुए विकास भैया ने बताया कि यद्यपि प्राट प्रत्यक्ष रूप में तैराव के नियम पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ना मेरा नाम मत लिखना, अपना नाम लिख देना, ठीक है। चिंटू ने बताया, मिंटू ने बताया। तो आगे देखते हैं, एरी के अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर, दोनों का तो सिद्धांत तो लिखना ही होगा। एरी के अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है एवं उनकी गहराई में अंतर होता है, जबकि प्राट के अनुसार गहराई समान होती है परंतु घनत्व में अंतर होता है। ठीक है। एरी की मान्यता है कि पर्वत, पठार, मैदान आदि भूखंडनों के घनत्व समान होते हैं, लेकिन आयतन के अनुसार यह विभिन्न गहराई अथवा अधस्तर में डूबे होते हैं। तो एरी क्या मानता है कि सबका घनत्व समान है, लेकिन ये ज्यादा ऊंचा है तो ये नीचे धसा होगा। सबका घनत्व क्या है? समान है, ऐसा एरी मानता है। लेकिन प्राट क्या मानता है? प्राट मानता है कि नहीं, सब का घनत्व अलग अलग है और सब नीचे में समान है, आधार समान रूप से है। तो लिख देना है, और क्या। भू संतुलन पर्वत श्रृंखला के निर्माण और रख रखाव में कैसे योगदान देती है? तो आइसोस्टेसी पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण और उनके रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, ये लाइन लिख देना, आंसर बड़ा हो जाएगा। क्या है इसमें? आइसोस्टेसी पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण और उनके रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाह, क्या लाइन लिखा, डालिए। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है तो यह दबाव क्रस्ट को ऊपर की ओर ढकेलता है, जिससे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो क्या बोल रहा है? भू संतुलन पर्वत श्रृंखला के निर्माण और रख रखाव में कैसे योगदान देती है? तो जो भू संतुलन आइसोस्टेसी पर्वत श्रृंखला का कैसे निर्माण करती है, तो वही हम लोग जब पढ़े ही पहले कि वही, तो ये जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है तो यह क्रस्ट को दबाव ऊपर की ओर ढकेलती है, जिससे कि पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो ये हम लोग पढ़े ही है। क्या एक ही चीज बार बार पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। फिर भी देख लो, एक ही चीज बार बार पढ़ोगे तो अच्छा है, ज्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। पढ़ाई कभी बर्बाद जाता है? खराब जाता है? नहीं, कुछ भी चीज सीखना खराब नहीं जाता है। आइए, ज्ञान बाद में देते हैं, पहले पढ़ते हैं। आइसोस्टेसिस यह सुनिश्चित करती है कि इन पर्वतों की ऊंचाई बनाए रखने के लिए क्रस्ट के नीचे स्थित मेंटल के साथ संतुलन कायम रहे। पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण, जब प्लेटों का संकुचन या टक्कर होती है तो ये एक प्लेट दूसरी की ओर उठती है और दूसरी प्लेट नीचे की ओर डूबती है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। संतुलन बनाए रखना, आइसोस्टेसिस यह सुनिश्चित करती है कि भारी पर्वतों का निर्माण के बाद भी उनके आसपास की क्रस्ट संतुलन बनाए रखे। जब पर्वतों का भार बढ़ता है तो पटल का ऊपरी हिस्सा दबकर नीचे डूबता है, और जब इन पर्वतों में अपक्षय होता है या उनका भार कम होता है तो पटल धीरे से ऊपर की ओर उठने लगता है। तो संतुलन बनाए रखता है। और ये जो आइसोस्टेसिस है, भूमि का संतुलन है। पहाड़ को बचाए कैसे रखता है? पहाड़ को बनाया तो वो तो पता है कैसे बनाया, कि दो गो प्लेट आया, बोला इधर आओ, लड़के पहाड़ बना दिया, ठीक है। तो लेकिन इसका रख रखाव कहते हैं। अब देखो, पहाड़ है, पहाड़ ऊपर से कम गया तो नीचे से, अगर पहाड़ का भार कम गया तो ये थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ऊंचाई बना रहेगा। और जब पहाड़ क्या होता है, जब पहाड़ क्या होता है, जब पहाड़ और भारी हो जाता है तो ये थोड़ा नीचे की ओर दब जाता है। इससे क्या होता है, पहाड़ का जो मेन बैलेंस है वो बना रहता है, ठीक है, ऊंचाई बना रहता है। तो उसके बाद 3 नंबर संतुलन, 3 नंबर देखते हैं, भू संतुलन के संबंधित सिद्धांत में जड़ के विचार का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बस सचित्र वर्णन, भू संतुलन के संबंधित सिद्धांत में जड़ के विचार। तो जड़ का विचार किसका है? जड़ का विचार, जड़ वही है, जैसे ये पहाड़ इतना ऊपर उठा है तो इतना नीचे भी है, यही तो पहाड़ का जड़ हो गया, ठीक है। तो बस, और क्या। देखिए क्या लिखा है, आइसोस्टेसिस के संदर्भ में जड़ का विचार यह है कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद ऊंचे पर्वतों के नीचे गहराई तक जड़ होती है जो उनके भार को संतुलित करती है। यह सिद्धांत पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय संतुलन को बनाने में मदद करती है। तो आगे देखते हैं रूट का सिद्धांत क्या लिखा है, समझ में तो आया ही होगा। भूपर्पटी का संतुलन, पृथ्वी के ऊंचे भाग जैसे पर्वत अपने भार को संतुलित करने के लिए नीचे की ओर गहराई तक जड़ें बनाती है। ऊपर इतना पहाड़ है तो नीचे भी इतना जड़ है उसका, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। घनत्व और गुरुत्व बल, जड़ वाले हिस्सों का घनत्व आसपास के क्षेत्र में कम होता है, जिससे वे ऊपर उठते होते हैं।
और गुरुत्वाकर्षण संतुलन बनाए रखते हैं। तो जड़ वाले हिस्सों का घनत्व आसपास के क्षेत्रों से कम होता है। तो जो इसका जड़ अंदर होता है वो उसका क्या होता है, घनत्व कम होता है, जिसके कारण वो ऊपर की ओर उठे रहते हैं। जड़ का गहराई से संबंध, ऊंचाई जितना अधिक होगा उतनी ही गहराई होगी, ठीक है। ऐसा एरी बोला था, एरी। इसे हिमखंड मॉडल से समझा जा सकता है, जैसे पानी के ऊपर दिखाई देने वाला बर्फ का भाग होता है। तो हम लोग आइसबर्ग देखे, आइसबर्ग आइसबर्ग थोड़ा सा ऊपर होता है और इतना ज़्यादा नीचे होता है, इतना ऊपर है इतना ज़्यादा नीचे होता है आइसबर्ग, ठीक है। आगे देखते हैं और कितना है, अरे बाबा बहुत पढ़ना था तुम लोग को, है इतना पढ़ा रहा है। तो पार्ट 2 लाए कि काम चल जाएगा, ये तो सेशन का पार्ट 2 लाना होगा। आप पढ़ाते हैं इसी में पढ़ते हैं, पार्ट 2 का क्या दरकार है। तो भू संतुलन के संबंधित सिद्धांत के जड़ के विचार को हम बता दिए ना, इसका एक चित्र बना देना, सचित्र। ऊपर पहाड़ इतना निकला हुआ है, इसका जड़ इतना ही नीचे दबा हुआ है, ठीक है। ये चित्र बना देना, बस मिल जाएगा एकदम 3 में 3। उसके बाद देखते हैं समस्थिति के से संबंधित एरी का प्लवन सिद्धांत का सचित्र व्याख्या कीजिए। समस्थिति से संबंधित एरी का प्लवन सिद्धांत का सचित्र वर्णन। तो बस एरी का सिद्धांत आप लोग जानते ही है, एरी का सिद्धांत का चित्र बना के उसका व्याख्या कर देना है, बस। और का पहले चित्र बनाइएगा उसके बाद व्याख्या कीजिएगा, ठीक है। बताने की दरकार ही नहीं है। तब 3 मार्क्स का देखो यहाँ पे थोड़ा क्या किया है, पॉइंट वाइज लिख दिया। पॉइंट वाइज लिखने से नंबर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ठहराव का सिद्धांत आपको जो आता है वो भी लिख सकते हैं, बस। सार का एरी के भू संतुलन की अवधारणा का प्रमुख अवगुण क्या है। अवगुण माने खराबी क्या है। तो एरी क्या खराब बोला था, तो एरी देखो खराब क्या बोला था, यह पृथ्वी क्रस्ट घनत्व को समान मानती है। एरी बोला था कि जो सब है वो सबका जो घनत्व है समान है, लेकिन पहाड़ इतना ऊपर है तो इतना नीचे भी, ठीक है। जो क्षेत्र कम नीचे है ये कम नीचे है, लेकिन ये बराबर वाली लाइन को नहीं मानता था। बोला था कि सब जगह क्या है, घनत्व तो सेम है। तो इसका मेन गलती यही होगी कि घनत्व तो सेम नहीं है बाबा, एरी बाबू। ये यहाँ पे घनत्व तो सेम नहीं है, आपने गलत बता दिया। अगर वो नहीं बताते तो हम लोग जान नहीं पाते, आगे के नहीं जान पाता। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि पर्वतों या ऊंचे क्षेत्रों के नीचे गहराई की क्रस्ट की परत होती है, जबकि क्रस्ट की घनत्व में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन वास्तव में पर्वतों की क्रस्ट हल्की होती है और इसके नीचे की क्रस्ट का घनत्व अलग होता है, जिससे यह मॉडल पृथ्वी की वास्तविक संरचना और व्यवहार को पूरी तरह से नहीं समझा पाता है। तो होता है, बहुत पहले का बात है, भूल हो गया, माफ कर दो एरी बाबू को। तुम लोग क्या गुस्सा है, एरी ने थोड़ा गलत बता दिया, सही है, ठीक है। प्राट का भी थोड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं, बोलते हैं तुमने भी गलत बताया भाई। तो क्या क्या प्राट गलत बताया। प्रैट के आइसोस्टेसिस परिकल्पना की आलोचना कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। घनत्व में बदलाव का अभाव। प्रैट परिकल्पना यह मानती है कि पृथ्वी की क्रस्ट की घनत्व विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है और इसका प्रभाव भू संतुलन पर पड़ता है। सिद्धांत में असंगति। प्रैट के सिद्धांत में यह माना गया है कि पर्वतों के नीचे क्रस्ट का घनत्व बहुत कम होता है, जबकि वास्तविकता में पर्वतों की क्रस्ट का घनत्व हल्की नहीं होती, बल्कि उसकी घनत्व में बदलाव के कारण भू संतुलन बनाए रखने के लिए उसे ज़्यादा दबाव की आवश्यकता होती है। तो भूतल के व्यवहार का सही अनुमान नहीं है। प्रैट परिकल्पना में क्रस्ट के विभिन्न प्रकार से संरचनाओं को सही तरीके से नहीं दर्शाया गया है, और श्रृंखलाओं की जटिल संरचना उनके नीचे के भौतिक गुणों को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया, और जो इस पृथ्वी के वास्तविक भूतल व्यवहार के संदर्भ में अधूरा और पर्याप्त बनाता है। ये क्या और वह पढ़ते हैं, प्रैट की आइसोस्टेसिस परिकल्पना की आलोचना कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। घनत्व बदलाव का अभाव। प्रैट परिकल्पना यह मानती है कि पृथ्वी की क्रस्ट की घनत्व विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है और इसका प्रभाव भू संतुलन पर पड़ता है, ठीक है। तो ये खराबी कहाँ है। सिद्धांत में असंगति। प्रैट के सिद्धांत में यह माना गया है कि पर्वत के नीचे क्रस्ट की घनत्व बहुत कम होती है, पर्वत के नीचे घनत्व की क्रस्ट बहुत कम होती है, जबकि वास्तविक पर्वतों की क्रस्ट की घनत्व हल्की नहीं होती, बल्कि उसकी घनत्व बदलाव के कारण भू संतुलन बनाए रखने के लिए उसे ज़्यादा दबाव की आवश्यकता होती है। तो प्रैट का बोल के गए कि जो पहाड़ है, पहाड़ का जो ऊपर का भाग है, ये चोटी वाला भाग, तो चोटी वाला भाग का भी घनत्व तो कम होगा, और ये जो नीचे का भाग है, ये नीचे का भाग, ये ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग, तो नीचे वाला भाग का भी क्या होगा, घनत्व तो कम ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, ऊपर वाला भाग का घनत्व तो ठीक है कम था, लेकिन नीचे का भाग का घनत्व तो ठीक ठाक था, ठीक है। तो ये सिद्धांत में थोड़ा गलती है,
भूतल के व्यवहार का सही अनुमान नहीं। प्रैट परिकल्पना में क्रस्ट के विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को सही तरीके से नहीं दर्शाया गया है, विशेष रूप से पर्वत श्रृंखलाओं की जटिल संरचना और उनके नीचे के भौतिक गुणों को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया, जो इसे पृथ्वी की वास्तविक भूतल व्यवहार के संदर्भ में अधूरा और अपर्याप्त बनाता है। तो ये पूरी तरह से नहीं समझा पाता है, बस ये लिख देंगे और क्या। भू संतुलन प्रतिक्षेप की अवधारणा और भूगोल में इसके महत्व को समझाए। तो भू संतुलन प्रतिक्षेप यह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की क्रस्ट धीरे धीरे अपनी स्थिति में वापस लौटती है। तो हम लोग पढ़े थे प्रतिक्षेप क्या है। भू संतुलन प्रतिक्षेप, ऊपर से कुछ भार था, ऊपर से वो भार हट गया तो फिर से ये अपना जगह में चली जाएगा, इसी को ही क्या बोलते हैं, भू संतुलन प्रतिक्षेप। अब थोड़ा ऊपर की ओर जाते हैं, देखते हैं ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 मार्क्स का 8 नंबर क्वेश्चन। कितना ऊपर आ गया। भू संतुलन की प्रक्रिया महाद्वीप और समुद्री भूपर्पट्टी को अलग अलग कैसे प्रभावित करती है। तो भू संतुलन की प्रक्रिया महाद्वीप और समुद्री भूपर्पट्टी को अलग अलग कैसे प्रभावित करती है। भू संतुलन की प्रक्रिया महाद्वीप और समुद्री भूपर्पट्टी को अलग अलग कैसे प्रभावित करती है। तो हाँ, महाद्वीप में क्या होता है, महाद्वीप की क्रस्ट हल्की और मोटी होती है, इसलिए जब उस पर भार बढ़ता है जैसे हिमनदों का गठन, तो वह अधिक गहरे में डूबती है और संतुलन स्थापित करने के लिए धीरे धीरे ऊपर उठती है। यह धीमी प्रक्रिया होती है और इसमें लंबा समय लगता है। महासागरीय क्रस्ट क्या होता है, महासागरीय क्रस्ट अपेक्षाकृत पतली होती है लेकिन भारी होती है। जब उसमें भार बढ़ता है तो वह कम गहरे में डूबती है। जब जमीन वाला पे ज्यादा भार पड़ता है तो वो थोड़ा ज्यादा डूब जाता है, काहे कि यह हल्का है। लेकिन जब समुद्र के अंदर वाला में डूबता है तो ये तो पहले से ही भारी है, तो इस पे ये थोड़ा कम गहरा में डूबता है। महासागरीय क्रस्ट का उथलापन और संतुलन महाद्वीपीय क्रस्ट के मुकाबले ज्यादा त्वरित होता है। इस प्रकार महाद्वीप और महासागरीय क्रस्ट की घनत्व और मोटाई में भिन्नताएं भू संतुलन प्रक्रिया के प्रभाव को अलग अलग बनाती है। लेस्टर चार्ल्स किंग की चाप परिवर्तन की अवधारणा क्या है। तो देखो, साइमेटोजेनी की अवधारणा क्या है, पहले भी हम लोग जान चुके हैं साइमेटोजेनी की अवधारणा क्या है। तो फिर से पढ़ते 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए तो अलग से पढ़ना होगा, 2 मार्क्स के लिए इतना छोटा, 3 मार्क्स के लिए इतना बड़ा, 5 मार्क्स के लिए इतना बड़ा, ठीक है। तो लेस्टर चार्ल्स किंग का साइमेटोजेनी का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण और विकास एक संतुलन और समरूप प्रक्रिया के तहत होता है। तो साइमेटोजेनी क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट का निर्माण है ये एक संतुलित रूप में होता है। ऐसा नहीं कि पहले ये बन गया, पहले नदी बन गया, पहाड़ बन गया, जमीन बन गया, समतल बन गया, नहीं, एक लाइन से होता है, बढ़िया से होता है, सिस्टमैटिकली होता है, ठीक है, के तहत होता है। जिसमें विभिन्न भौगोलिक संरचनाएं जैसे पर्वत, घाटियां और महासागर समान तरीके से विकसित होते हैं। किंग के अनुसार साइमेटोजेनी में पृथ्वी के विभिन्न भागों में समान प्रकार की भू आकृति प्रक्रिया होती है, जिससे भूतल पर समरूपता और संतुलन बना रहता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की संरचना और भूगर्भीय घटना एक दूसरे के समान लक्षणों को प्रदर्शित करती है। इधर अगर पहाड़ ऊपर उठ रहा है तो यहाँ पे कुछ धस रहा होगा, ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कुछ तो होगा। एलसी किंग ने विश्व के चाबी परिवर्तन को कितने वर्गों में बांटा है। तो ये भागा है 8 वर्गों में, 8 वर्गों में बांटा है, बस ये लिखना दरकार नहीं। चलो, भूगणित विधि क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको भी। और ये हम लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैंसर खत्म हो चुका है। शाबाश, आप लोगों ने खत्म कर लिया, वाह, अभी तक आप लोग बैठे हैं तो आपके लिए तालियां। इतना बोरिंग सा सब्जेक्ट पढ़ लिया आप लोग इतना दूर तक, तो और थोड़ा देर बैठ जाइए। और 6 मार्क्स में 3-4 ही क्वेश्चन है, जहाँ डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो बस और थोड़ा देर 5 मिनट, ये 5 मिनट नहीं लगेगा बताने में, ठीक है। 6 मार्क्स में ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, एक ही थोड़ा लिखना है, वो भी 4 गो चैप्टर है, 1 क्वेश्चन आएगा उसमें से लिखना पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं। जॉन हेनरी प्राट द्वारा प्रतिपादित भू संतुलन आइसोस्टेसी की अवधारणा का चित्र सहित समझाइए। बस समझा देना, इतना आसान है। प्राट का बोला, ठीक है। सबका घनत्व क्या है, अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग घनत्व है। ये ज़्यादा घनत्व वाला चीज़ है तो ये धसा हुआ होगा, ये ज़्यादा कम घनत्व वाला चीज़ है तो ये ऊपर उठा हुआ होगा, नीचे समदाब लाइन होगा, ठीक है, लेवल ऑफ कंपनसेशन होगा। और क्या क्या होता है, सभी तैराव का नियम का पालन करेंगी। सभी के नीचे क्या है, लावा है, लावा के ऊपर जमीन तैर रहा है, इसी को बना के लिख देना है एकदम। 6 मार्क्स का 100 शब्दों में 1 पेज लिख देना है, इतना लिख के आना, ठीक है। पता चलना चाहिए कि विकास भैया से पढ़ गया है, ठीक है। पॉइंट बना के लिखा है तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। प्राट के सिद्धांत के मुख्य बिंदु, ठीक है।
तब ये तो बड़ा हाई लेवल का है। तुम लोग बना के लिखना ना, क्या ये सब पॉइंट बना के लिखने का क्या दरकार है। तुम लोग एकदम अपना भाषा लिखना, एकदम बना बना के लिखना, पॉइंट बनाने दरकार नहीं है। पाठ के एकदम सिद्धांत लिख देना और थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना पेंसिल से कि हाँ हाँ ये सब मेन मेन बात है, इसको आप नज़र दीजिए, साफ साफ लिखिएगा एग्जाम में। आइसोस्टैटिक संतुलन की अवधारणा का वर्णन करें और यह पृथ्वी की भूपर्पटी से कैसे संबंधित है। तो आइसोस्टैटिक संतुलन का मतलब है वह स्थिति जब पृथ्वी की क्रस्ट और उसकी नीचे स्थित के मेंटल बीच दबाव का संतुलन होता है। तो क्या बोला, आइसोस्टैटिक संतुलन की अवधारणा का वर्णन कीजिए, यह पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी से कैसे संबंधित है। तो आइसोस्टैटिक संतुलन को बता देना है कैसे होता है। ये ज़्यादा घनत्व की चीज़ है, कम दबा हुआ होगा, कम घनत्व का चीज़ है, ऊपर उठा हुआ होगा। अब अगर इधर क्या हो रहा है, ऊपर का भार कम हो रहा है, तो भार कम हो रहा है तो और ऊपर उठेगा, ठीक है। इसका भार ज़्यादा बढ़ रहा था और नीचे की ओर दबा जाएगा। यह भूप्रॉपर्टी से कैसे संबंधित है, तो डायरेक्ट संबंधित है। जो भूप्रॉपर्टी ज़्यादा घनत्व वाला होता है तो वो नीचे दब जाता है, जो भूप्रॉपर्टी कम घनत्व वाला होता है तो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। भूप्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा दबाव आता है तो ये फिर नीचे धंस जाता है। तो यही सब है और क्या है। तो ये सब मुख्य बिंदु लिखा हुआ है, तो लिख लेना, आप लोग को बना बना के लिख देना, कितना समझेगा। इसकी व्याख्या कीजिए, हिम नदियों के पिघलने की प्रतिक्रिया में आइसोस्टैटिक समायोजन कैसे होता है और समुद्र स्तर पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो ग्लेशियर पिघल गया तो क्या होगा, भार कम जाएगा, भार कम जाएगा तो जमीन ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अब ग्लेशियर क्या हुआ, पानी में भर जाएगा। ये क्या हुआ, ये ऊपर उठ गया। अब ग्लेशियर पिघला तो कहाँ जाएगा, समुंदर में ही जाएगा। समुंदर में जाएगा तो समुंदर का पानी भारी हो गया ना, वो थोड़ा सा डूबेगा। काहे कि समुंदर का जो भू क्रस्ट है वो क्या है, ज़्यादा भारी है, ज़्यादा घनत्व वाला है। तो ये जो पानी का लेवल है, ये पानी जो इसमें ज़्यादा बढ़ा, भार तो बढ़ाया लेकिन ये कम डूबेगा, बहुत कम, ठीक है। ये बहुत कम डूबेगा, काहे कि इसका क्या है, भार क्या है, कम है, मने कम ही है ना, मने इसका घनत्व तो ज़्यादा है तो इसका भार बढ़ा तो ये कम डूबेगा। इसका घनत्व तो कम था तो ये क्या हुआ, ऊपर से भार हटा तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठ गया। तो यही होता है और क्या होता है। इस समुद्र स्तर पर कैसे पड़ता है, बना बना के लिख देना, एकदम इतना पढ़ लिया तुम लोग एकदम, ठीक है। टॉप वॉप करने दरकार नहीं, ये सब पता रहे, बस लिख के आना एग्जाम में। टॉपर माध्यमिक का एग्जाम होता है तो बोलते टॉप करना, क्लास में क्या ही होगा टॉप करके ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। टॉप करना हालांकि एक नशा होता है। पढ़ो। पढ़ो श्रृंखलाओं के निर्माण में समस्थितिकी की भूमिका पर चर्चा करें। पर्व श्रृंखलाओं के निर्माण में पर्व श्रृंखलाएं कैसे बन जाती है, समस्थितिकी में पर्व श्रृंखलाएं कैसे बन जाती है, अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण का उपयोग करो। अच्छा, विशिष्ट उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। पढ़ लेते इसको पूरा। भू संतुलन और पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण में इसका भूमिका तो हम लोग पहले पढ़े भी है, 2 मार्क्स नहीं पढ़े, 3 मार्क्स नहीं पढ़े, फिर से पढ़ रहे हैं। आइसोस्टेसिस एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच दबाव के संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल, मेंटल क्या होता है, तो ये जो क्रस्ट है ना, इसके नीचे वाला भाग जो होता है वो मेंटल होता है, और फिर जो बीच वाला भाग होता है वो होता है कोर, ठीक है। कोर, उसको केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। इसको गुरुमंडल कहा जाता है, इसको मेंटल, इंग्लिश में मेंटल और हिंदी में गुरुमंडल, बीच वाला भाग। और ऊपर लाइक इधर जिस पर हम लोग हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, भूपटल। तो क्रस्ट पर भारी तो जब पृथ्वी की क्रस्ट पर भारी दबाव होता है तो वह क्रस्ट डूबती है, और जब दबाव कम होता है तो क्रस्ट उभरने लगती है। पृथ्वी श्रृंखलाओं के निर्माण में आइसोस्टेसिस की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आइसोस्टेसिस और पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण, भू आकृतिक प्रक्रिया, जो जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है तो क्रस्ट पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इससे टकराव के परिणाम स्वरूप क्रस्ट की मोटाई बढ़ती है और वह ऊर्ध्वगामी हो जाता है, इससे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया में आइसोस्टेसिस का महत्व है क्योंकि पृथ्वी की क्रस्ट अपने दबाव के हिसाब से ऊपर की ओर उठती है, कितना दबाव पड़ रहा है उसके हिसाब से ऊपर की ओर उठती है। हाँ, तो और थोड़ा सा है, आइसोस्टेसिस का प्रभाव जब पर्वत श्रृंखला बनती है तो इन पर्वतों का वजन क्रस्ट पर दबाव डालता है, जिससे यह क्रस्ट नीचे की ओर डूबने लगती है। वही पर्वत बनने के साथ क्रस्ट का उभार भी शुरू हो जाता है और यह संतुलन बनाए रखने के लिए समय के साथ धीरे धीरे जारी रहता है। उदाहरण हिमालय पर्वत श्रृंखला, हाँ तो ये उदाहरण हम लोग देखने के लिए आए। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण आइसोस्टेसिस की एक उत्तम मिसाल है। यह पर्वत श्रृंखला भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट, यूरोप और एशिया का प्लेट मिला के यूरेशिया प्लेट, तो यूरेशिया प्लेट और भारत का प्लेट, ये दोनों के टकराने से क्या बना था, तुम लोग का बना था भारतीय हिमालय पर्वत श्रृंखला बना था।
तो निष्कर्ष क्या निकला, आइसोस्टेसिस पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह क्रस्ट के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। हिमालय इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां प्लेटों के टकराव के कारण आइसोस्टेसिस ने पर्वत निर्माण को संभव बनाया है और इसके बाद इन पर्वतों को संतुलन बनाए रखा है। तो ठीक है, तो यही सब था, हम लोग चैप्टर 1 पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग जाइए 5 रुपये का डेयरी मिल्क खरीदिए और उसको खाइए, क्या कि आप लोग ने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। ये बहुत मुश्किल काम था, 1 घंटा का क्लास करना आसान बात है, वो भी यूट्यूब पर। फ़ोन पे ये क्लास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फ़ोन पर क्लास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या कि ऊपर से नोटिफिकेशन आ ही जा रहा है, ठीक है, कॉल आ जा रहा है, बाहर से दोस्त फ़ोन करके बुला रहा है, अड्डा मारने लिए चल चाय पी के आते हैं, इतना इन लोग को मना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कैसे मना करेंगे। तो आप लोग फ़ोन के ऊपर 1 घंटा क्लास किए हैं, हालाँकि हमको बहुत कम चांस, माने बहुत कम चांस है कि बहुत कम जन करेगा ये क्लास पूरा किया होगा, लेकिन अगर आप करते हैं तो आप लोग जाइए 5 रुपये का डेयरी मिल्क मेरी तरफ से खाइए, ठीक है। तो बस अब आते हैं दूसरा चैप्टर पे आएंगे इसके बाद ली वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग अपना वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।